तो बच्चों आज चैप्टर 4 का विद्युत धारिता का हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, संधारित्र की ऊर्जा और एक ऊर्जा घनत्व। ये दो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये संधारित्र की ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऊर्जा आती कहाँ से है और ये स्टोर यानी संचित कहाँ पर होती है। ठीक है, तो जब संधारित्र बनाते हैं तो ये दो प्लेटें हैं अभी ये निरावेशित हैं। ये दोनों प्लेटें क्या है? निरावेशित, क्योंकि इन पर कोई भी आवेश नहीं है। अब हमने प्लस डेल क्यू थोड़ा सा एक आवेश हमने इस प्लेट से उठा के इस प्लेट पर डाल दिया। तो डालते क्या हुआ, ये प्लेट पॉजिटिव हो गई और ये नेगेटिव हो गई थोड़ी सी, क्योंकि हमने अल्प आवेश निकाल के डाला था। तो अल्प आवेशित ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव। अब अगर हम इस प्रक्रिया के बाद जब इस पर प्लस आ गया और माइनस आ गया, अब हम और प्लस आवेश यहाँ डालेंगे तो क्या ये आसानी से ग्रहण कर लेगी? बताओ, नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये धनावेशित हो गई है। जब ये निरावेशित थी तब तो इसने ले लिया इससे प्लस आवेश, लेकिन जब ये खुद प्लस हो गई तो अब ये और प्लस को नहीं लेगी, क्योंकि उस पर लगाएगी ये प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल लगाएगी? प्रतिकर्षण बल। तो प्रतिकर्षण लगाएगी, लेकिन आप इसको जबरदस्ती डालोगे तो आपको करना पड़ेगा कार्य। क्या करना पड़ेगा? कार्य। अब आप जितना जितना आवेश डालते जाओगे कार्य उतना ही बढ़ता जाएगा, आपके द्वारा किया गया कार्य। और कार्य क्यों करना पड़ रहा है? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। यहाँ पर हमें कार्य क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे लग रहा है प्रतिकर्षण बल, तो उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ रहा है। अब जितना आवेश दे दिया, आप देखो इतना सारा आवेश दे दिया, तो यानी आपने बहुत सारा कार्य कर दिया, बहुत कार्य कर दिया आपने। तो ये जो कार्य आपने किया था कहाँ गया? गायब हो गया। क्या? कार्य भी तो एक प्रकार की ऊर्जा होती है, ऊर्जा से तो कार्य होता है। तो ये जो कार्य आपने किया यही संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, और ये ऊर्जा संधारित्र की प्लेटों के मध्य में होती है। कहाँ पे होती है? प्लेटों के मध्य क्षेत्र में, ये बीच वाले भाग में। तो इस तरीके से हमने ये समझ लिया कि संधारित्र की ऊर्जा किस प्रकार से संचित होती है और कहाँ संचित होती है। क्लियर है? तो संधारित्र को जब आवेशित करते हैं तो आवेशन की प्रक्रिया में कार्य करना पड़ता है। अब वो कार्य या तो आप करोगे या बैटरी करेगी। तो उस कार्य से ही जो कार्य किया जाता है वही संधारित्र की ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है संधारित्र की प्लेटों के मध्य में। तो ये बात तो होगी कि भाई ये ऊर्जा आई कहां से। अब बात आती है कि इसका फॉर्मूला क्या है, कितनी ऊर्जा है। तो ये जो आपके पास संधारित्र दिख रहा है, इसको हमने किस प्रकार से आवेशित किया है? हमने जीरो से आवेशित करना प्रारंभ किया था और आवेश दे दे के कहां तक आवेश दे दिया? इसको क्यू तक। इस संधारित्र को हमने शून्य से आवेशित करना प्रारंभ किया था, और एक ही प्लेट का आवेश देखते हैं तो इस प्लेट पर कितना आवेश आ गया? क्यू। यही होता है संधारित्र का आवेश। ये मत कहना संधारित्र तो कुल आवेश जीरो है। सर, संधारित्र पर अगर आवेश पूछा जा रहा है तो इसका मतलब इस ए प्लेट पे जो आवेश है वो पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो संधारित्र पर कितना आवेश है? क्यू आवेश है। पहले कितना था? जीरो। तो आपने कहां से कहां तक संधारित्र को आवेशित कर दिया? जीरो से क्यू तक। अब संधारित्र की आवेशन की प्रक्रिया में जीरो से क्यू तक आवेश करोगे तो इसका विभव भी जीरो से वी तक बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है क्यू प्रोपोर्शनल वी होता है। आपने इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ा था। तो जैसे जैसे आप आवेश देते जा रहे हो वैसे वैसे इसके विभव में भी वृद्धि होती जा रही है। तो विभव भी इसका जीरो से वी तक बढ़ रहा है। धारिता नियत होती है। धारिता जो होती है वो क्या होती है? नियत। वो तो आपको पता ही है भाई, 10 लीटर की बाल्टी है तो वो तो कितना भी पानी डाल दो 10 लीटर की रहेगी ना। ऐसा थोड़ी है हमने 5 लीटर पानी डाल दिया तो हम कहेंगे अब ये 5 लीटर की बाल्टी हो गई। बाल्टी तो 10 लीटर की ही रहेगी। तो चालक में कितना भी आवेश दे दो पर चालक की धारिता तो सी ही रहती है, वो नियत होती है। ठीक है, अब हमने इस बीच वाली एक पोजीशन में ये मानते हैं कि यहाँ पर हम जब आवेश दे रहे थे, ड्रॉप कर रहे थे, थोड़ा सा आवेश ड्रॉप किया, फिर थोड़ा सा, यहाँ तक आते आते हमारे पास कितना आवेश हो चुका है? स्मॉल क्यू। इस क्षण हम आवेश डाल रहे हैं, जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं वैसे हम आवेश डाल रहे हैं प्लेट पे। तो यहां से यहां तक हमने आवेश, टोटल आवेश क्यू दिया, लेकिन बीच की एक स्थिति में संधारित्र पर आवेश स्मॉल क्यू था और यहाँ पर विभव था वी डैश। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे विभव कितना था? वी डैश। तो इस स्थिति में जब मैं एक आवेश और ड्रॉप कर रहा हूं डेल क्यू, ठीक है, माना किसी क्षण संधारित्र पर आवेश स्मॉल क्यू तथा विभव वी डैश है, तथा उसका विभव वी डैश है। इस स्थिति में जो वी डैश है उसे हम क्या लिख सकते हैं? क्यू अपॉन सी होता है। तो वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल क्यू,
अपॉन धारिता तो नियत होती है, आवेश जरूर बदलता है, तो आवेश को तो मैंने स्मॉल क्यू लिखा। जब विभव v डैश था तो आवेश कितना था, स्मॉल क्यू, तो v डैश के साथ क्या आएगा, स्मॉल क्यू, लेकिन धारिता तो हमेशा c ही रहेगी। तो ये हमारे पास v डैश का फॉर्मूला इस स्थिति में आ जाएगा, v डैश बराबर q अपॉन c। अब इस स्थिति में अगर हम डेल क्यू आवेश और डालते हैं, इस स्थिति में संधारित्र को डेल क्यू आवेश प्रदान करने में, अब डेल क्यू आवेश हम और डाल रहे हैं, आवेश प्रदान करने में किया गया कार्य, तो कार्य कितना होगा, देखो V बराबर W बटा Q होता है कार्य बटा आवेश, विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, तो कार्य क्या होता है, विभव इंटू आवेश। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे कार्य निकालने में। तो कार्य में डेल W मान रहा हूं, क्योंकि मैंने एक छोटा सा आवेश दिया है, छोटे से आवेश को देने में कार्य भी छोटा ही होगा, तो डेल W को डेल W मान लिया। V विभव, इस समय विभव कितना है, जब मैंने ये आवेश डाला है तो विभव कितना है, V डैश, और कितना आवेश डाल रहा हूं मैं, डेल Q, तो डेल Q आवेश डालने पर इतना कार्य मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा। V डैश को मैं क्या लिख सकता हूं, Q बटा C। अब अगर अपने पास ये आ जाता है तो अब हम कुल कार्य निकाल सकते हैं। ये तो केवल इतनी सी जगह में दिया गया कार्य था, यहां से यहां तक कार्य कितना किया गया, टोटल कार्य W बराबर, इसका समाकलन हो जाएगा 0 से कैपिटल Q तक। ये देखो Q के सापेक्ष हो रहा है, स्मॉल q लिख रहा है यहाँ पे, यानी आवेश के सापेक्ष समाकलन हो रहा है, तो आवेश की प्रारंभिक लिमिट 0 और अंतिम लिमिट Q लगा देंगे और इसका समाकलन कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो ही गई आपको, ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से सारी कहानी समझ में आएगी, इस डायग्राम से। अब ये आ जाने के बाद अब हम इसका समाकलन करेंगे, तो W = 1 अपॉन C, C तो नियतांक है, ये समाकलन से बाहर आ गया। समाकलन के अंदर बच रहा है Q डेल Q। अब Q डेल Q का समाकलन इस वाले फॉर्मूले से कर देना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 से, तो ये हो जाएगा W = 1 अपॉन C, ये Q की पावर 1 है, तो 1+1 अपॉन 1+1, ये इसका समाकलन हो गया 0 से Q तक। ठीक है, सिंपल समाकलन है, जो भी पावर है उसमें से एक को ऐड कर दो और नीचे भी वही लिख दो 1+1, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपने 11th में भी पढ़े हैं ये समाकलन। तो ये Q² अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो W = 1 अपॉन C और C, और हम क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट रखेंगे Q² अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, तो कार्य आ जाएगा Q² अपॉन 2C। ये जो कार्य है, यही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये जो कार्य है ये संधारित्र की ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो आपने कार्य किया वही तो ऊर्जा के रूप में बदल गया। तो ये कार्य था, आप ऊर्जा भी यही लिख सकते हो, U बराबर Q² अपॉन 2C। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पहले अल्प कार्य निकाला, फिर उसका समाकलन इस प्रकार करके ये फॉर्मूला लगा के हमने इससे कुल कार्य निकाल लिया। अब यहाँ Q की जगह समीकरण 2 में Q बराबर CV रख दें अगर, तो क्या होता है जरा देखते हैं। Q बराबर CV रख दें अगर, तो U = C² V², यहाँ पे Q का स्क्वायर है, तो Q का स्क्वायर है, Q की जगह अगर हम CV लिखेंगे तो C² V² हो जाएगा अपॉन 2C, C से C कट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 CV²। एक और फॉर्मूला आ गया, थर्ड। आ गया क्या नहीं आ गया? क्यों आ गया ये फॉर्मूला? क्योंकि हमने Q की जगह CV लिख दिया। अब इसी में हम C की जगह वापस से समीकरण 2 लेंगे। अब हम C की जगह Q अपॉन V रख देंगे। पहले हमने Q को निपटाया, Q को निपटा दिया, अब हम C को निपटा रहे हैं Q अपॉन V लिख के, तो Q² अपॉन 2 और Q अपॉन V, Q से Q कट हो जाएगा, ये V ऊपर चला जाएगा, QV अपॉन 2, ये थर्ड इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। तो इस तरीके से जो ऊर्जा आपने संचित हुई है उसके 3 फॉर्मूले हैं। अगर Q और C के रूप में लिखना हो तो Q² अपॉन 2C, फिर यहाँ पे Q की जगह CV रख दोगे तो C और V के रूप में आ जाएगा यही फॉर्मूला, और यहाँ C की जगह Q अपॉन V लिख दोगे तो यही फॉर्मूला Q और V के रूप में आ जाएगा। तो इस तरीके से संधारित्र की ऊर्जा आप निकालते हो। पहले अल्प कार्य निकालते हैं,
फिर समाकलन करके कुल कार्य निकालते हैं, फिर वही कार्य ऊर्जा के बराबर हो जाता है। फिर इस फॉर्मूले से दो फॉर्मूले तरीके से जो आपको बताया है, इसी तरीके से दो फॉर्मूले और निकाल लेते हैं। ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स में काम आते हैं। Q और C दे रखा हो तो ये फॉर्मूला लगा दो, C और V दे रखा हो ये लगा दो, Q और V दे रखा हो तो ये फॉर्मूला ऊर्जा के लिए आप लगा सकते हो। कैसा लगा टॉपिक? मस्त है ना, बहुत बढ़िया टॉपिक है, मजेदार पढ़ने लायक टॉपिक। इसके बाद अब मैं बात करूंगा ऊर्जा घनत्व की, स्मॉल यू। तो ऊर्जा घनत्व क्या होता है वो समझो। अब आप, ये संधारित्र की प्लेटें हैं, कैसी होती हैं ये प्लेटें, और आपको पता है संधारित्र की ऊर्जा यहाँ बीच में संचित होती है, यहाँ इस वाले भाग में। कुल ऊर्जा कितनी होती है संधारित्र की? U। ऊर्जा घनत्व होता है संधारित्र की कुल ऊर्जा, जो संधारित्र की कुल ऊर्जा है वो अपॉन कुल आयतन, जिसमें ये संचित है उसका कुल आयतन। तो ऊर्जा तो यहाँ पे U है, देखो स्मॉल u बराबर ऊर्जा तो कितनी है? U। और इसका आयतन कैसे निकालेंगे? इस जगह का आयतन, ये जगह है कैसी? ये कुछ कुछ ऐसी बन गई है बच्चों, एक यहाँ पर ऐसा होगा, ये घनाकार बन गई है, घन बन गया एक तरीके से। अगर हम इसको पूरा बना के देखें तो ये क्या बन गया? ये बीच वाला एरिया घनाकार बन गया, घनाभ या घन जो भी है। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम पता है, इसका आयतन निकालने के लिए इसका जो ये क्षेत्रफल होता है ना एक फलक का, और ये जो दूरी होती है पूरी दोनों फलकों के बीच की दूरी, इसका गुणा कर दिया जाता है। तो इसका क्या आ जाता है? तो इसका आयतन आ जाता है। आयतन का निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, चाहे सिलेंडर का निकालो, सिलेंडर का भी निकाल सकते हो, बेलन का, इसका क्षेत्रफल इंटू ये d, तो ये इसका आयतन आ जाएगा सिलेंडर का। अगर घन का आयतन निकालना है तो इसका क्षेत्रफल इंटू d, तो a इंटू d इसका आयतन हो जाएगा जिस जगह पर ये संचित है। ये ध्यान रखना, ए तो इसका क्षेत्रफल है इस वाली जगह का, ये प्लेट का क्षेत्रफल कहलाता है, और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है d। तो इसका आयतन कितना आ गया जिसमें ये ऊर्जा संचित है? a इंटू डी। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका? ऊर्जा घनत्व का। कुल ऊर्जा नहीं है ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा अपॉन कुल आयतन। कुल ऊर्जा में आयतन का भाग लगाओगे तो आपको कुल ऊर्जा तो आपको ऊर्जा घनत्व प्राप्त होगा। तो ऊर्जा घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होना चाहिए बच्चों? ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, आयतन का मीटर क्यूब होता है, तो इसका मात्रक क्या होगा? जूल बटा मीटर क्यूब। विमीय सूत्र जूल का मैंने आपको बताया ही है, m1L2T-2, और ये मीटर क्यूब है L क्यूब, तो m1L ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा ना, ये 2 - 3 यानी -1T-2। ये होता है ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र। कई बच्चे सोचते हैं ऊर्जा घनत्व का विमीय सूत्र ऊर्जा के जैसा ही होना चाहिए क्योंकि इसमें ऊर्जा आ रहा है, तो बच्चा लिख देता है m1L2T-2, उसका गलत हो जाता है। ऊर्जा में आयतन का भाग लगाना है तब इसका विमीय सूत्र और इसका मात्रक मिलेगा। मात्रक क्या है? जूल प्रति मीटर क्यूब, और विमीय सूत्र क्या है? m1L2T-2 तो ऊर्जा का है अपॉन आयतन, आयतन का क्या होता है? L क्यूब, तो m1L-1T-2, ये इसका है विमीय सूत्र। अब हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला, ये तो कॉमन फॉर्मूला है, ये कैसा फॉर्मूला है? कॉमन। लेकिन संधारित्र के लिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा वो हम देखते हैं जरा। तो संधारित्र की पहले कुल ऊर्जा अभी आपने पढ़ी, U बराबर Q²/2C। पिछले वाले टॉपिक में ये पढ़ा था आपने, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब विद्युत क्षेत्र जो संधारित्र की प्लेटों के मध्य होता है, यहाँ पर हमने निकाला था, ये होता है सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। आप जाके देख सकते हो पीछे पलट के पन्ने, ये आपको संधारित्र का, जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र का धारिता पढ़ी थी ना, वहां पे हमने EVC, तो पहले E निकाला था, वो है ये फॉर्मूला। सिग्मा को हम Q/A लिख सकते हैं, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? आवेश बटा क्षेत्रफल। तो यहां से अगर हम आवेश निकालें तो कितना आएगा? ये पूरा जाके इधर गुणा हो जाएगा E से, तो एप्सिलॉन नॉट A इंटू E, ये Q आ गया, ये Q आ गया यहाँ से। अब C क्या होता है? धारिता C का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए एप्सिलॉन नॉट A/D होता है।
तो ये सी भी आ गया। तो पहले आपको ऊर्जा का फॉर्मूला लिखना है सिंपल, Q²/2C। इसके बाद आपको विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है जो इसके बीच में होता है, E बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ये आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब निकाली थी EVC, तो वहां पे E जो निकाला था E1 + E2 करके, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। तो सिग्मा को हमने लिख दिया Q/A। तो इस तरीके से हम यहाँ से Q निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट A × E। ये Q आ गया। ये Q आ जाने के बाद हमारा एक काम हो गया, C हम डायरेक्ट लिख लेंगे एप्सिलॉन नॉट A/D। ये दोनों मान समीकरण 2 से Q व C के मान एक समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर तो ऐसा करने पर क्या होगा, U बराबर, अब Q का क्या है, स्क्वायर, तो इस पूरे का स्क्वायर कर दो, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर A² E², डिवाइड कर दो 2 और C कितना है, एप्सिलॉन नॉट A/D। देखो हमने क्या करा, Q की जगह इसका पूरा स्क्वायर कर दिया, तीनों का, देख रहे हो आप, क्योंकि Q स्क्वायर था यहाँ पे, तो Q की वैल्यू का पूरे का स्क्वायर अपॉन 2, और C की जगह क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट A/D। अब एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कट होगा, एक A से एक A कट होगा, ठीक है। कट होने के बाद क्या बचेगा वो देखो, कट होने के बाद U = आएगा 1/2, ये 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट E² A, और ये D ऊपर आ जाएगा A × D। कुछ छूट तो नहीं गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² A, ये D छूट गया, ये D ऊपर आ गया D। अब इस A × D को U के अपॉन में ले जाओ, U/AD हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। यही क्या था, हमने अभी पढ़ा ना, कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन, यही था ऊर्जा घनत्व। तो ये आ गया ऊर्जा घनत्व, इसको हम स्मॉल u लिख सकते हैं, स्मॉल u आ गया हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये स्मॉल u का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। हम चाहें तो इससे एक फार्मूला, इस फार्मूले का प्रयोग कर लें, तो एक और निकल आएगा, E की जगह सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख देते हैं, E की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर हमने यहाँ रख दिया तो हमारे पास क्या होगा, एक एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा σ²/2 एप्सिलॉन नॉट। एक फार्मूला और आ गया, तो ये भी अच्छा फार्मूला है, ये भी अच्छा फार्मूला है। दोनों में से आप कोई सा भी फार्मूला का प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है। सबसे पहले क्या करना है, ऊर्जा का फॉर्मूला लिखना है, फिर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला लिखना है, सिग्मा को Q/A कर देना है, फिर Q निकाल लेना है, Q निकलने के बाद C का फॉर्मूला लिख देना है, फिर दोनों के फॉर्मूले इस इक्वेशन में डाल देने हैं, और U आ जाएगा कैसे, AD के साथ आएगा, AD को अपॉन में ले लेना है, कुल ऊर्जा बटा कुल आयतन, ऊर्जा घनत्व आ गया। इसमें E की जगह सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट यहाँ से रख दोगे, जो होता ही है, तो एक फार्मूला सिग्मा के रूप में भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों डेरिवेशन बहुत अच्छे, और इनके फार्मूलों से डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनने वाले हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से देखो, 2 बार देखो इसको कम से कम वीडियो को, तो आपको बढ़िया समझ में ये आ जाएगा।